दोस्तों जय हिंद। तो देखिए हमने जो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था वो ये है कि हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बनाता है, कार्बन चार बॉन्ड बनाता है। ठीक है। तो दोस्तों देखिए एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, समझिएगा ध्यान से। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही बॉन्ड बनाता है और इसकी वैलेंसी भी एक ही होती है। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद अगर हम बात करें ऑक्सीजन की तो ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन के पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होते हैं कितने, 8। ठीक। वैलेंसी कितनी होती है, 6। बॉन्ड कितने बनाता है, 2। क्लियर हुआ, ध्यान रहेगा। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद कौन है हमारे पास, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7। उसके बाद वैलेंसी कितनी है, 5। बॉन्ड कितना बनाता है, 3। क्लियर हुआ। यहाँ पे 5 है तो इसको 8 पे पहुँचाएगा, तो 8 पे पहुँचाने के लिए कितने बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा। फिर उसके बाद कार्बन, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। तो अब बताइए 4 को 8 बनाना है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 4। ठीक है, यानी बॉन्ड कितने बना लिया, 4। क्लियर हुआ। तो ये तो हो गया बॉन्ड की बात। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए ऊपर जो हमने देखा था कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ बना रहा है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ। तो देखिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ बनाएगा तो 3 बनाएगा। क्लियर हुआ। अगर सपोज करिए कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, क्लियर हुआ, तो कितने हाइड्रोजन लेगा, कितने हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, 3 हाइड्रोजन। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए एक नाइट्रोजन मैं बनाता हूँ और उस नाइट्रोजन के पास कितने, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 3 4 1 5। ठीक है। तो अब इसमें से देखिए इसको 8 बनाना है ना, तो 8 बनाने के लिए कितने और चाहिए, 3 चाहिए। तो ये क्या करेगा, इनमें से 3 को किसी के भी साथ शेयर कर सकता है, चाहे वो कार्बन हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो हाइड्रोजन हो। क्लियर हुआ। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रही है, एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया और एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया। तो टोटल कितने हो गए, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के और एक नाइट्रोजन के, 2। तो 2 ये हो गए, फिर 2 ये हो गए, 4, और ये 2 6 और 2 ये 8। क्लियर हुआ। और इस तरीके से हाइड्रोजन के काउंट करेंगे तो हाइड्रोजन के एक तो इसका खुद का हो गया और एक नाइट्रोजन का, तो दोनों काउंट हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो दोस्तों और एक बात मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, देखिए हमारा जो पीरियोडिक टेबल होता है ना वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है। तो देखिए ये जो पी ब्लॉक वाले होते हैं ये मोस्टली नॉन मेटल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखे होंगे ऐसे करके तिरछा करके एक बना हुआ है। तो ये जो डैश है ना, इस डैश की इस साइड वाले सारे होते हैं नॉन मेटल। फिर ये जो डैश लगा होता है इस तरीके से, ये होते हैं मेटलॉइड, बाकी इधर के सारे होते हैं मेटल। ठीक है। तो और ये जो लास्ट वाला कॉलम होता है ये होता है नोबल गैस, एकदम लास्ट वाला जो 18 वाला होता है वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता। क्लियर हुआ। और ये जो स्टार्टिंग के इसको इधर दो आपको मिलेंगे, दो कॉलम। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। ये बीच वाले होते हैं डी ब्लॉक और इधर वाले होते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट। और लास्ट में जो नीचे बना हुआ होगा देखेंगे आप 2 लाइन, वो होता है एफ ब्लॉक। क्लियर हुआ। तो आप सिंपल सा इतना समझ लीजिए एस पी डी एफ। तो ये तो अभी आपको जरूरत नहीं, आपको सिर्फ इतना समझना है मेटल और नॉन मेटल। तो देखिए ये जो इधर वाले हैं ना, इधर वाले ये होते हैं मेटल और ये हो गया आपके नॉन मेटल। क्लियर हुआ। यानी ये जो मेटल है कभी भी मेटल और नॉन मेटल जब बॉन्ड बनाता है, क्लियर हुआ, यानी इधर वाले एकदम लास्ट के इधर के साथ, तो वो जो बॉन्ड होता है वो होता है आयनिक बॉन्ड। क्लियर हुआ, ध्यान दीजिएगा। कभी भी मेटल और नॉन मेटल बॉन्ड बनाता है तो वो मोस्टली होता है आपका आयनिक बॉन्ड। और जब नॉन मेटल बॉन्ड बनाता है तो उसमें बनता है कौन सा बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर हुआ। अब देखिए केवल हाइड्रोजन यहाँ पे एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन तो होता मेटल के साइड में है लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ कुछ नॉन मेटल के साथ भी मिलती है। ठीक है, लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी मेटल के साथ भी मिलती है, तो वो एक एक्सेप्शन है, उसकी बात हम नहीं कर रहे। तो जैसे देखिए नाइट्रोजन नाइट्रोजन दोनों ही नॉन मेटल है, तो ये कौन सा बॉन्ड बना रहा है, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों क्या है, नॉन मेटल है, तो कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर हुआ। अब वही अगर हम बात करें Na और Cl की, Na और Cl, तो Na क्या है, Na तो हो गया आपका मेटल और ये हो गया नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल कहीं भी बॉन्ड बनाएगा तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, आयनिक बॉन्ड। तो हमने देखा है कि इसके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड। क्लियर हुआ। सेम उसी तरीके से
आगे देखते हैं, जैसे कि और भी एग्जांपल हमारे यहीं पे होगा। तो यहाँ पे देखिए ये एक ले रखा है मीथेन, ठीक है, CH4। मीथेन को क्या बोलते हैं? CH4 को बोलते हैं मीथेन। तो देखिए कार्बन भी नॉन मेटल, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल। तो इस तरीके से जो बॉन्ड बना इनके सबके बीच, तो वो क्या कहलाएगा? कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे ये बॉन्ड थोड़ा समझ लीजिए। देखिए ये हमारे पास कार्बन, कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन, ये किए, ये किए, ये एक किए। अब हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, फिर ये रहा दूसरा हाइड्रोजन, ये रहा तीसरा हाइड्रोजन, और ये रहा आपका चौथा हाइड्रोजन। ठीक है, तो देखिए ये जो हाइड्रोजन है ये कार्बन के इस वाले के साथ बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन को तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ेगा। लेकिन कार्बन को तो 4 चाहिए, तो क्या करेगा? इस तरीके से 4 हाइड्रोजन आके कार्बन के साथ मिल जाएगा। तो और जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? CH4। तो देखिए यहाँ पे बन गया CH4। तो ये जो CH4 है इसी को बोलते हैं मीथेन। क्लियर हुआ? इसको क्या बोलते हैं? मीथेन। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? मीथेन हो गया। तो देखिए अब बात आता है ये कार्बन। कार्बन किसी के साथ भी बॉन्ड बना है उससे हमें नहीं मतलब, हमें क्या मतलब है कि इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट होने चाहिए बस। ठीक है, अब वो किसी के साथ भी बना है। फिर देखिए हमारा जो टॉपिक शुरू होता है वो है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो एलोट्रॉप में देखिए क्या है? एलोट्रॉप में होता ये है कि देखिए चीज़ तो सेम ही होता है। अब चीज़ मतलब कार्बन, हमारे पास कुछ कंपाउंड है जैसे कि ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया। तो देखिए दोनों ही चीज़ बने हुए हैं हमारे कार्बन से। ग्रेफाइट भी कार्बन से और डायमंड भी केवल कार्बन से। फिर से सुन लीजिए, ग्रेफाइट भी ओनली कार्बन, डायमंड भी ओनली कार्बन। ठीक है, तो ग्रेफाइट इतना सस्ता और डायमंड इतना महंगा, है ना। फिर उसके बाद ग्रेफाइट इतना हार्ड, डायमंड इतना हार्ड होता है, ग्रेफाइट इतना सॉफ्ट होता है, स्लिपरी। क्लियर हुआ? तो ऐसा क्यों होता है कि दोनों कार्बन से ही मिल के बना हुआ, लेकिन फिर भी इतना प्रॉपर्टीज में डिफरेंट क्यों है? ठीक है, तो आइए उस चीज़ को समझते हैं। तो देखिए ये जो सेम चीज़ है ना, सेम चीज़ से कई सारी चीज़ बना हुआ है, तो उसी को हम बोलते हैं एलोट्रॉप। जैसे कि अगर मैं बोलूँ ग्रेफाइट और डायमंड, ये क्या है? ये एलोट्रॉप्स है, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, यानी दोनों कार्बन से ही मिलके बना हुआ, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट डिफरेंट है। क्लियर हुआ? तो चलिए आइए यहाँ पे थ्योरी पढ़ लेते हैं एक बार। The element carbon occurs in different forms in nature with widely varying physical properties। तो कह रहा है कार्बन जो हमारे नेचर में अलग अलग तरीके से मिलता है, अलग अलग रूप में, और उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल मतलब देखने से। ठीक है, अब डायमंड कितना चमकता है और ग्रेफाइट काला काला सा होता है ना। तो ये जो हम बाहर से देखते हैं इसको क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी। तो कह रहा है इनका ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करें या उसके हार्डनेस की बात करें, तो ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है। ठीक है, बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर फॉर्म्ड बाय कार्बन, कि जो डायमंड है और ग्रेफाइट है दोनों ही कार्बन से मिलके बनता है। द डिफरेंस लाइज इन द मैनर इन विच द कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टू वन अनदर। तो कह रहा है जब दोनों कार्बन से मिलके बना है तो आखिर में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस सिर्फ ये है कि ये जो कार्बन है ना ग्रेफाइट और डायमंड के, इनमें बनने वाले बॉन्ड का डिफरेंस है। ठीक है, कार्बन और डायमंड में कार्बन का में बीच में जो बॉन्ड बनता है ना कार्बन कार्बन के, तो डायमंड में और ग्रेफाइट में जो अरेंजमेंट होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। इसी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाता है। क्लियर हो? तो इस बात को समझने से पहले आप थोड़ा डायग्राम देख लीजिए तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ये आप देख पा रहे होंगे, ये है आपके ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर और ये है डायमंड का स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर समझिए, इसको समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर मॉडिफाई कर दूं। जैसे देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, इसको समझने से पहले आप ऐसे समझिए, ये कुछ ऐसा है। ठीक है, और ये हर पॉइंट पे क्या लगे हुए हैं? कार्बन। ये जो ब्लू ब्लू डॉट दिख रहा है ना, सारे क्या है? कार्बन है। ठीक है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन। ठीक, क्लियर हुआ? तो अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद यहाँ से फिर से दूसरा ऐसे ही हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? हेक्सागोनल। तो यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन। तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि एक कार्बन सिर्फ कितने बॉन्ड बना रहा है? 3 बॉन्ड बना रहा है। क्लियर हुआ? आप ध्यान से देखिए थोड़ा सा, देखिए ये एक कार्बन हो गया, इधर एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड। ठीक है, 3 बॉन्ड ही तो एक कार्बन पे। अब देखिए ये कार्बन को अगर हम देखें तो इधर 2 बॉन्ड हो गया, अब बाकी और एक बॉन्ड क्या होगा? इधर से ये फिर से ऐसे बनेगा। ठीक है, क्लियर हुआ?
तो देखिए ये एक लेयर हो गया, फिर ये एक नीचे लेयर है, ठीक है। ये देखिए दो अलग अलग लेयर है, ध्यान दीजिए, ध्यान से समझिएगा। ये एक ऊपरी लेयर है, फिर नीचे एक लेयर है, फिर इनके बीच में ये डैश डैश दिख रहा है ना, इस लेयर के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। क्लियर हुआ ना? ये जो बॉन्ड बना हुआ क्या है, इस लेयर के बीच में ये जो डैश डैश दिख रहा है, देखिए ये वाला कार्बन इस नीचे वाले लेयर के साथ बॉन्ड बना है, ठीक है। फिर ये जो पीछे वाला कार्बन है इसका इसके साथ बॉन्ड बना, फिर इसका इसके साथ, है ना। तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है ना लेयरिंग फॉर्म में है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता है फ्री। क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, मतलब वो पूरी तरीके से बॉन्डेड नहीं होता है, क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? कार्बन 1 2 3 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पे देखिए कार्बन 3 बॉन्ड ही बना रखा है, और एक इलेक्ट्रॉन इसका फुली बॉन्डेड नहीं होता है, मतलब कि वो फ्री रहता है, ठीक है। अब वहीं पर अगर हम डायमंड की बात करें तो डायमंड में देखिए इसके जो चारों कार्बन ना कुछ इस तरीके से बॉन्ड बनता है, जैसे एक ये हो गया, 2 3 4, ठीक है। फिर यहाँ से जो कार्बन आएगा, फिर इसमें 1 2 3 4, ये 3 डायमेंशन होता है। 3 डायमेंशन समझ में आता है ना? आप बुक में 3 डायमेंशन को समझ सकते हैं। देखिए ये वाला हो गया आपका ऊपर आ गया, और ये कहाँ गया? दोनों साइड में, और ये ऊपर, और ये बुक के बाहर आ रहा है, बाहर, ठीक है। तो तीनों डायमेंशन हो गया। और ये देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो 4 बॉन्ड बना लिया, ठीक है। तो कुल मिला के बात है इतनी सी कि डायमंड में जो 4 बॉन्ड होता है कार्बन के, उन चारों में और कार्बन लगे हुए होते हैं, ठीक है। जैसे देखिए अगर इस कार्बन पे आप फोकस करेंगे तो एक बॉन्ड ये हो गया, 2 3, और ये हो गया 4, ठीक है। कोई सा भी कार्बन उठाएंगे आपको 4 ही मिलेगा। लेकिन डायमंड में कोई सा भी एक कार्बन को अगर आप देखेंगे तो इसमें से 3 बॉन्ड मिलेगा। तो डिफरेंस समझ में आ गया। और ये कैसा होता है? लेयरिंग फॉर्म में होता है। देखिए एक लेयर ये हो गया, फिर इसके नीचे ये लेयर, ठीक है। फिर इस तरीके से और आगे बढ़ता चला जाएगा, है ना। फिर इसके नीचे और लेयर, तो ये लेयरिंग में होता है, ठीक। तो डिफरेंस समझ में आ गया। और ये जो डायमंड देख पा रहे होंगे, डायमंड में इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम थ्योरी को पढ़ते हैं तो अच्छे समझ में आएगा। और एक देखिए कार्बन का स्ट्रक्चर ये है, कार्बन 60, यानी ये 60 कार्बन से मिलके बना हुआ है, ठीक है। पूरा एकदम फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर है। तो ये भी देखिए सेम आपके कार्बन से ही मिलके बना हुआ है, ठीक है। ये भी अगर आप देखेंगे तो ये भी क्या है? कार्बन ही है। इसमें भी ये जो भी आप देख रहे हैं ना ग्रीन कलर का, ये सब क्या है? कार्बन है। तो पूरा 60 कार्बन का एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, जैसे फुटबॉल हम देखते हैं ना उसमें दिखता है, तो सेम ऐसा, ठीक है। तो हमारे पास एलोट्रॉप हो गए कार्बन के, कौन कौन से? ग्रेफाइट हो गए, डायमंड हो गए, और एक ये है फ्लोरिनेस, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर कितने कार्बन का है? 60 कार्बन का। और यहाँ पे कार्बन नंबर फिक्स नहीं, आप जैसे जैसे चेन को आगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? और यहाँ पे देखिए कार्बन नंबर फिक्स है, क्योंकि सारे कार्बन अब इसमें क्या हो गया? बॉन्डेड हो गए। तो दोस्तों चलिए अब थ्योरी को कंप्लीट करते हैं। आई थिंक डायग्राम आपको समझ में आ गया है। तो यहाँ से देखिए क्या कह रहा है। इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम फॉर्मिंग अ रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। क्लियर हुआ? तो एक कार्बन 4 के साथ बनाएगा बॉन्ड, और साथ में क्या होगा? एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाएगा। इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम। और ग्रेफाइट में क्या होता है? एक कार्बन 3 और कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है। इन द सेम प्लेन गिविंग हेक्सागोनल अरे। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्ट्रक्चर कैसा है? हेक्सागोन बना रहा है ना। हेक्सागोन मतलब 6 कोने वाला, यानी ऐसे वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं हेक्सागोन। क्लियर हुआ? फिर उसके बाद देखिए क्या कह रहा है। वन ऑफ दीज बॉन्ड्स इज अ डबल बॉन्ड एंड दस द बैलेंस ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड। ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय द हेक्सागोनल अरेज बीइंग प्लेस्ड इन लेयर्स वन अबव द अदर। तो आप ग्रेफाइट में देखेंगे कि क्या होता है। ये देखिए ये लेयर फॉर्मेशन में है हेक्सागोन का, ठीक है। These two different structures results in diamond and graphite having very different physical properties. ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये जो स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज में बहुत सारा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। कौन से प्रॉपर्टीज में? फिजिकल प्रॉपर्टीज में। बट इनका जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है वो सेम होता है। क्लियर हुआ? डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन
कि डायमंड अब तक हमें जो पता है सबसे हार्ड सब्सटेंस है, वाइल ग्रेफाइट स्मूथ एंड स्लिपरी। और जबकि ग्रेफाइट कैसा होता है, स्मूथ होता है, एकदम चिकना चिकना, स्लिप करने वाला बहुत जगह पे तो इसका ल्यूब्रिकेंट की तरह भी यूज़ करते हैं। ल्यूब्रिकेंट मतलब कि जैसे जहाँ घिसने वाला चीज़ होता है ना, घिसने वालों में यूज़ किया जाता है ग्रेफाइट का। ठीक है, तो समझ में आ गया, दोनों कार्बन से ही मिलके बना हुआ है, लेकिन इनके बीच में डिफरेंस है। ग्रेफाइट इज ऑल्सो अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, कंडक्टर भी होता है। लेकिन जो नॉन मेटल, हमें पता है कि नॉन मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे देखिए नॉन मेटल भी कंडक्ट कर रहा है। तो ग्रेफाइट क्या है, एक नॉन मेटल का एक्सेप्शन है, जो कि नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्लियर हुआ? फिर देखिए आगे क्या कह रहा है, डायमंड कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो कह रहा है प्योर कार्बन पे बहुत ही तगड़ा प्रेशर और टेम्परेचर को हम लगा के डायमंड को बनाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ से एक हमें लाइफ का मोटिवेशन भी मिलता है। देखिए डायमंड कितना मस्त चमकता है ना, तो क्या समझ में आ रहा है कि उस चमक को पाने के लिए उसको कितना प्रेशर और कितना टेम्परेचर झेलना पड़ता है ना, तब जाके उसको वो चमक मिलती है। तो यही चीज़ हमारे लाइफ में भी मिलता है कि जो इंसान जितना ज़्यादा मेहनत का सामना करेगा, जितना ज़्यादा संघर्ष करेगा, बाद में वही सबसे ज़्यादा चमकेगा। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब क्या है, अगर आपके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ा, मतलब आपको दुख नहीं मिला, या यूं कह लीजिए आपने लाइफ में मेहनत नहीं किया, तो आप इतना समझ लीजिए कि आपको जो कामयाबी है कोई खास नहीं मिलने वाला है। ठीक है, कामयाब बनना है तो आपको प्रेशर झेलना पड़ेगा, टेम्परेचर झेलना पड़ेगा, तब जाके आप डायमंड की तरह चमकोगे। ठीक है, तो आप जिन लोगों को देखते हो ना कि अरे यार ये बंदा तो कितना मस्त लाइफ है इसका, तो दोस्तों उसके मस्त लाइफ के पीछे का वजह पहले एक बार जान लो कि आखिर में वो मस्त लाइफ उसको कैसे मिली है। ठीक है, तो उसने बहुत मेहनत किया है या बहुत संघर्ष किया है। तो दोस्तों यही मोटिवेशन आपके लिए भी, कि ज़िंदगी में हार मत मानिए, प्रेशर झेलिए, टेम्परेचर झेलिए, एक दिन आप भी ज़रूर चमकेंगे हीरे की तरह। ठीक है, these synthetic diamonds are small but are otherwise indistinguishable from natural diamond। तो कह रहा है कि ये मतलब एकदम जैसे नेचुरल डायमंड होता है ना, एकदम वैसा ही होता है कुछ, उसमें हम कोई डिफरेंस नहीं कर सकते कि अरे यार ये तो नेचुरल है, ये हमने सिंथेटिक बनाया। सिंथेटिक मतलब हमने खुद से बनाया है, ऐसा आप उसको अलग नहीं कर सकते। फिर वही कह रहा है, ये देखिए 60 कार्बन का एक और एलोट्रॉप होता है कार्बन का। तो दोस्तों इस तरीके से एलोट्रॉप का टॉपिक हमने ख़त्म कर लिया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों मैं आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन कराऊंगा, ताकि एनसीईआरटी का डर जो आज तक बच्चों के मन में था वो डर ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है, तो समझ में आ रहा है तो दोस्तों अगर अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर देंगे तो वो भी एनसीईआरटी को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, उनके मन से भी डर निकल जाएगा एनसीईआरटी का। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।